यूजीसी नेट, एमपी सेट, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी उपन्यास यूनिट 6 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मेला आंचल, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है। और उपन्यास की हम जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, जहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, उन सभी को पढ़ेंगे। ये यूट्यूब पर मेरी डेमो क्लास रहेगी। उसके बाद जो सारा अगर कोर्स आपको लेना है तो वो आपको ऐप से केवल और केवल उन यूनिट 1 से लेकर के 10 तक 599 में मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने बिना देरी किए। फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के हिंगना गांव में हुआ था। तो बिहारी, हमें केवल वही नहीं पढ़ना है जो उपन्यास है, उससे संबंधित जो हमारे लेखक हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने आंचलिक कथा की शुरुआत की और अपने उपन्यासों और कहानियों में ग्रामीण जीवन का चित्रण किया था। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी आंचलिक उपन्यासकार हैं, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने ही आंचलिक उपन्यासकारों की शुरुआत की थी, या उसके प्रवर्तक भी यही माने जाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, ये याद रखना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री भी मिल चुका था। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं एक बार, फिर हम थोड़ा सा उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। मेला आंचल, पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। इसके बाद है ठुमरी, एक आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, मेरी प्रिय कहानियां। ये सभी इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेला आंचल, पड़ती परी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ तपा, कितनी चौराहे, इनकी 4 रचनाएं देकर के आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रचनाएं जो इनकी नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्रम भी इनका कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि निबंधों का, उपन्यासों का क्रम ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम मेला आंचल का थोड़ा सा कथा सार देख लेते हैं। जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ेंगे चीजों को, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो जाने की संभावना नहीं है, अगर जाएंगे भी तो हम उनको प्रैक्टिस में बाद में पढ़ लेंगे। ये मेला आंचल कथा सार, मेरीगंज गांव का इसमें वर्णन किया गया है, ये जरूर ध्यान रखना है, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले का है। मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में घट रही घटनाओं के साथ साथ फणीश्वर नाथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु जी जिस गांव का वर्णन इसमें करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो जाति के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर तो आप समझते ही हो, भारत में कोई गांव या शहर नहीं है जो नहीं बटा हुआ, है ना। तो गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, जिनमें आपस में क्या है, प्रतिस्पर्धा है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र हैं, और इस गांव में राजनीतिक रूप से भी कुछ सक्रिय पात्र हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। बालदेव के बारे में पूछा जा सकता है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, पात्र में हम पढ़ेंगे दोबारा से। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती रहती है। देश की तो राजनीति चल ही रही है, साथ में गांव की अपनी राजनीति भी कहीं ना कहीं सक्रिय रूप से चल रही है। अंग्रेज अफसर है एक, जिनका नाम है मार्टिन। उन्होंने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर दिया था। जो उसकी पत्नी थी, अंग्रेज अफसर था, उसकी पत्नी थी मेरी, मेरी उसका नाम था। और वे वहां जब उस गांव में आई थी, है ना, पहले वहां पर गांव नहीं था, वहां पर जब वो आई थी तो उसका मलेरिया से उसका देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसी के नाम पर वो उस जमीन को, उस जगह का जो नाम है वो मेरीगंज कर देता है। ठीक है, ये अंग्रेज अफसर ने ये नाम दिया था। मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और कालाजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर भी बनाया जाता है। क्योंकि मार्टिन की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए उसने जो जमीन थी वो वहां पर दान कर दी, और उस दान में दी हुई जमीन पर ही मलेरिया और कालाजार के
निदान के लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत इसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं जो बाहर से पढ़ कर के आए हैं, रिसर्च करने के लिए आते हैं। रिसर्च करते हुए प्रशांत का जो संपर्क है, वो तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है। डॉक्टर प्रशांत का जो संपर्क है वो किससे होता है तो कमली से होता है। एक ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है विश्वनाथ प्रसाद क्योंकि ये आपको 2-3 अलग-अलग गद्य विधाओं में देखने को मिलता है ना? अलग-अलग रूप में थोड़ा-सा जब हम मैं पढ़ाती हूँ तो सबको बता देती हूँ ठीक से। तहसीलदार थे ये ध्यान रखना है। विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली है। गाँव में एक कबीरपंथी मठ भी है। ठीक है, गाँव में क्या है एक कबीरपंथी मठ भी है जिसका मुख्य महंत कौन है सेवादास। इसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में सेवादास मठ पर दासी बनाकर लक्ष्मी को रख लेता है जो केवल 15 साल की बच्ची होती है। जो सेवादास महंत है वो 50 साल का है ना? और महंत आप जानते ही हो जो मठ में महंत होते हैं मंदिरों में जैसे पुजारी होते हैं, ये मठ के पुजारी को महंत बोला जाता था। तो ये लक्ष्मी जो केवल 15 साल की बच्ची है उसको दासी बनाकर ले आता है, रख लेता है उसको। इस तरह इस अच्छा ये रेनू उनका नाम है। रेनू मेरी भाभी का नाम है, मुझे लगा उनका नाम कहाँ से आ गया। इस तरह रेणु जी यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, वो धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पूल पट्टी भी खोल देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें जो उपन्यास है उसमें कई सारी चीज़ों पर एक साथ कुठाराघात किया गया है, ठीक है? सब पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रकाश डालने की कोशिश की है लेखक ने। तो धर्म के नाम पर जो कुकर्म हो रहे हैं उनकी पोल पट्टी भी इसमें खोली गई है। बलदेव और बावन दास ये दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और स्वराज के इच्छुक हैं। ठीक है, स्वराज चाहते हैं। तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। ये गांधी जी की बात हो रही है। गांधी जी तत्कालीन समय में उस समय में देश में होने वाली जो घटना है उनमें सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र भी बार-बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी इस उपन्यास में किया गया है, ये ध्यान रखना है। गांधी हत्या का जिक्र भी हुआ है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और यह सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। ठीक है, जब गांधी जी की हत्या यहाँ पर होती है 1948 में हुई थी वैसे ये हत्या। ठीक है, तो महिला आंचल में उसके बारे में जब बताया गया है तो जो कमली है रेडियो पर जब ये खबर सुनती है तो वो सबको जाकर के बाहर बताती है और सारे पात्र हैं जो रोने लगते हैं। गांधीवाद से प्रभावित बावन दास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छुपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है कि ये गांधीवाद से प्रभावित था। कौन गांधीवाद से प्रभावित है बावन दास क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता था ये। और ये स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छुपे जो सीमेंट और चीनी से लदी जो पाकिस्तान जाती हुई बैलगाड़ियां हैं उनके सामने लेट जाता है और अपने प्राण दे देता है। उपन्यास में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह आजादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आजादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े-बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। जो पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले थे, वही बाद में नेता बन जाते हैं। ये भी इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता से पहले जो कहीं न कहीं गलत काम कर रहे थे, जो समाज विरोधी काम जो कर रहे थे, वो वही बाद में नेता का रूप धर कर के बड़े-बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। मतलब कितना भ्रष्टाचार पहले भी था और आज भी है। इस तरीके से ये जो उपन्यास है वो छोटी-छोटी घटनाओं से मिलकर के बना है। कुल मिलाकर सारे आंचल की समस्याओं का परिचय इसमें दिया गया है। यानी कि उस गाँव में और उसके आस-पास बल्कि देश भर की समस्याओं को इसमें उठाया गया है गाँव के माध्यम से। ठीक है? अब चलते हैं हम थोड़ा-सा आगे और पढ़ते हैं, कथासार हो गया। 1954 ईस्वी से आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है, क्योंकि जो मेला आंचल है उसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है आपको। फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। मेला आंचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन किया गया है। इस तरह से आपको हाइलाइट मिलेंगे क्वेश्चन। मेरीगंज गांव नेपाल से सटे हुए उत्तर पूर्वी बिहार का एक गांव है। आप जानते हैं जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, इन सभी की सीमा नेपाल से लगती है। तो ये उत्तर पूर्वी जो बिहार है, जो नेपाल से सटा हुआ है, वहां पर एक गांव होता है। इसका उद्देश्य आंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। और इसमें कौन-कौन सी समस्याएं जो दिखाई गई हैं,
जातिवाद इसमें बताया गया है। अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। कि ये सारे जो विशेषताएं इसकी जिन पर जोर दिया गया है, जिन पर प्रकाश डाला गया है, लेखक ने विशेष तथ्य इसके देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। मेरीगंज जो गांव है रौथ हट स्टेशन से 7 कोस पूर्व कोसी नदी को पार करके पड़ता है। कि ये कहाँ पर पड़ता था? नेपाल से सटा हुआ था, उत्तर पूर्वी बिहार में। और ये कोसी कोसी नदी को पार करके पड़ता है रौथट स्टेशन से 7 कोस पहले। ये 7 कोस पहले पूर्व में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। कोसी नदी आप जानते ही हो बिहार में बहती है, जिसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ भी आती है। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की जमीन पर बना हुआ था। जो मलेरिया सेंटर बनाया था वो मिस्टर मार्टिन ने वो जमीन दी थी अपनी पत्नी की याद में। आगे चलते हैं। नवाबी तड़पन्ना कोसी के किनारे दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों को कहा जाता है। ये शब्द पूछ लिया जाता है, पूछा गया था एक बार एक क्वेश्चन। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा, वही मिलेंगे जो या तो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो सब इसमें हाईलाइट मिलेंगे इसी तरह से। और बाकी जो इसमें आपको पूछे जा सकते हैं जिनकी संभावना है, ठीक है। तो नवाबी तड़पन्ना कोसी के किनारे दूर तक, कोसी यानी कि जो कोसी नदी थी उसके किनारे किनारे जो ताड़ और खजूर के पेड़ थे उनको नवाबी तड़पन्ना कहते थे। गांव की मुख्य फसल क्या थी ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। धान पाट खेसारी, ठीक है। धान पाट खेसारी इसकी मुख्य फसल थी। अब ये कौन सी फसल है इसको तो नहीं पता मुझे। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बना करके रहते थे। अलग अलग जातियों के लोग, क्योंकि जातिवाद पर इस पे जो कहीं ना कहीं इसका विरोध किया गया है। सबके अंदर स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है। इस उपन्यास में सबके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा है सबके बीच में। गांव में राजपूत टोली को सिपहिया टोली बोलते थे और कायस्थ को कैथ टोली कहा जाता है। गांव में जो राजपूत टोली थी उसको सिपहिया टोली कहा जाता था और कायस्थ को कैथे टोली कहा जाता था। अन्य जाति के लोग कायस्थ को मालिक टोला भी कहते हैं, ठीक है। मालिक टोला किसे कहा जाता था? तो जो कायस्थ टोली थी अ, उसे कहा जाता था। अन्य जाति के लोग उसे बोलते थे जिसे कैथ टोली कहा जाता था। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन भी होता है। कबीर पंथी मठ था वो, ठीक है। कबीर पंथी मठ था और आप जानते हो कबीर की रचना का नाम है बीजक, ठीक है, जो कि 3 भागों में है, साखी शबद रमेनी। तो बीजक में इसके सब पद संकलित किए गए हैं, ये ध्यान रखना है। चंदन पट्टी में सभा होती है। बलदेव बावन दास चुन्नी गोसाई ने स्वराज यानी कि स्वराज चाहने वाले में अपने नाम लिखवाए थे। चंदन पट्टी में सभा होती है यानी कि जो पास में ही गांव था उसमें ये सभा होती है और ये सभी इसमें भाग लिया था इन्होंने। स्वराज चाहने वालों में अपने नाम इन्होंने लिखवाए थे। जोध की तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। ये पूछा जाता है कौन सा पात्र है जो तुलसी की चौपाइयों का वर्णन करता है, उल्लेख करता है, तो वो है जोध की। और ये एक चौपाई भी यहाँ पर लिखी गई है। नदी चली भरी उतराई जस थोड़े दन खल बोराई, ठीक है। ये रामायण की चौपाई है, रामचरितमानस की। इसे इसमें उल्लेख किया गया है। जोध की नाम ध्यान रखना है। ये जो उपन्यास है वो 2 खंडों में विभाजित है। मेला आंचल 2 खंडों में विभाजित है। इसके पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं, ये याद रखना है। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं और दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। पहले खंड के जो फर्स्ट खंड है उसके परिच्छेद 11 में सुरंगा सदा विज्र की ब्रज की कथा का जिक्र किया गया है। पहले खंड में 44 परिच्छेद है और उसके जो 11वां परिच्छेद है उसके अंदर सुरंगा सदा ब्रज की कथा का जिक्र किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो उसमें मिलेंगे आपको। परिच्छेद 15 में लोरिक या कुंवर विद्यमान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र भी किया गया है, ठीक है। जो परिच्छेद 15 है पहले भाग का उसमें लोरिक या कुंवर विद्यमान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे अपजस होइत जगत गाया जाता है। अरे अपजस होइत जगत ये गीत किस अ, उपन्यास में गाया गया है, किस उपन्यास का की ये पंक्ति है? तो वैसे तो ये विद्यापति का गीत है लेकिन ये इसके परिच्छेद 15 में गाया गया है। परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना का पात्र माधव मालती का भी जिक्र इसमें किया गया है। जो परिच्छेद 24 है उसमें भवभूति की रचना है और उसका जिक्र भी इसमें जो पात्र है उसका माधव मालती का जिक्र इसमें किया गया है। परिच्छेद 27 में जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी एक कविता का जिक्र हुआ है।
भारत माता का जिक्र इसमें किया गया है। कविता है इनकी भारत माता। ये सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता का नाम है भारत माता और उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये पंक्तियां भारत माता कविता से ली गई हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैलाए श्यामल, धूल भरा में लासा आंचल। ये पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं तो ये पूछा जा सकता है। वैसे तो ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं, लेकिन ये मेला जो आंचल है उसमें उल्लेखित है। परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। तो ये परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र है। इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं दो चिंगारी दे दूंगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जट्टिन का खेल खेला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए, पूछा गया था अभी 2023 में या शायद 24 में। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं के द्वारा जाट जट्टिन का खेल खेला गया है। जिसे इस खेल को पुरुष नहीं देख सकते, ये भी याद रखना है। जाट जटिन के खेल को केवल महिलाएं खेलती हैं, पुरुष नहीं देख सकते उसको। परिच्छेद 39 में संथाल टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से तो अन्य भला और गुलेल से लड़ते हैं। अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसमें बताया गया है कि जो परिच्छेद 39 में उसमें संथाल टोली और दूसरी जो टोलियां हैं उनके बीच में हिंसक संघर्ष होता है, जिसमें संथाल तीरों से लड़ते हैं और जो दूसरी टोलियां है वो भाले और गुलेल से लड़ते हैं। और इसी संघर्ष में जो तहसीलदार है हरगौरी सिंह मारा जाता है। इसका जो इसमें तहसीलदार है हरगौरी सिंह इसका नाम है, उसमें ये मारा जाता है। इसमें तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का भी नाम था। आगे देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे वो। जो दूसरा खंड है, दूसरे खंड के परिच्छेद 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है। ठीक है, गांधी जी की हत्या का जिक्र किया गया है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाक यानी कि बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा का जिक्र है। भारत पाक या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है उसके बारे में जिक्र किया गया है परिच्छेद 20 में। ये भी पूछा जा सकता है। मुख्य पात्र थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। डॉक्टर प्रशांत, ये उपाध्याय परिवार को कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। ये वही डॉक्टर प्रशांत है जो बाहर से आए थे मेरीगंज गांव में रिसर्च के लिए। ठीक है, डॉक्टर है ये। और कोसी नदी में जब ये बहुत छोटे बच्चे थे तो इनके माँ बाप ने इन्हें कोसी नदी में छोड़ दिया था, जिंदा ही इनको तैरा दिया था वहां पर। और ये तैरते हुए मिले थे इसको उपाध्याय परिवार को, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया था और उपन्यास का एक केंद्रीय पात्र है। ये स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी ने इनका पालन पोषण किया था। यानी कि उपाध्याय परिवार को मिले थे, लेकिन इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? तो स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की थी। ये ध्यान रखना है। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर ये पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं कालाजार पर शोध करते हैं। विदेश जाने के लिए इनको स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ये उसे ठुकरा देते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? पूर्णिया के मेरीगंज गांव में आ जाते हैं और मलेरिया और कालाजार पर रिसर्च करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद कौन है? ये कायस्थ टोली का मुखिया है। 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है, यानी कि 1000 बीघा जमीन थी इसके पास और ये तहसीलदार थे। बाद में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बालदेव ये स्वराजी है, यानी कि स्वराज चाहते हैं। चंदन पट्टी गांव का रहने वाला है बालदेव। खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। पूछा जा सकता है कौन सा पात्र है जो सबसे मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है? ठीक है, तो ये बालदेव है और जो हमेशा खादी पहनता है। बावन दास ये भी स्वराजी या घोर नैतिकतावादी है। ठीक है, ये गांधीवाद से प्रभावित है और जैसे गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं मरते दम तक, वैसे ही बावन दास जी हैं जो घोर नैतिकतावादी हैं। एक बार चंदे के पैसे से इन्होंने जलेबियां खा ली थी। मन किया होगा कि जलेबियां खा लेते हैं और इनके पास चंदे के पैसे थे तो इन्होंने जलेबियां खा ली। लेकिन इनको इतना अफसोस हुआ उस बात पर कि इन्होंने 2 दिन तक प्रायश्चित किया था। किस क्या करके? उपवास करके, यानी कि 2 दिन तक फिर इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। चंदे के पैसे से उन्होंने जलेबियां खा तो ली, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बहुत बड़ा प्रायश्चित भी किया था।
आगे कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचलकर ये अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, कपड़े, चीनी और सीमेंट को अवैध रूप से जब पाकिस्तान ले जाया जा रहा था तो उसका इन्होंने विरोध किया और वहीं पर अपनी जान दे दी। कालीचरण ये सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। कालीचरण कौन है? युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, साहसी है, शोषण का विरोध करने वाला है। डकैती के झूठे आरोप में इसे जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां से ये फरार हो जाता है। ठीक है, जो कालीचरण है वो सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, युवा वर्ग का प्रतिनिधि है, मतलब अच्छा इंसान है और शोषण का विरोध करता है। और अब आप जानते हो चाहे पहले की सरकार हो या आज की, जो भी शोषण के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध जो भी आवाज उठाता है उसे कहा उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत ही होता है, तो इन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है और वहां से वो फिर फरार हो जाते हैं। कमली कौन है? तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी है, जो कि प्रशांत की प्रेमिका भी है। ठीक है, किसी अज्ञात बीमारी से पीड़ित है जिसका इलाज करने में ही इसका डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी कौन है? मठ में दासी है, जो केवल 15 साल की बच्ची थी, जिसे 50 साल का मेहनत है जो अपने साथ में मठ में रखता है और मठ के मेहनत के द्वारा इसका शारीरिक और मानसिक रूप से इसका शोषण किया जाता है, जिसके बारे में लेखक ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। बाद में बालदेव के साथ रहने लग जाती है। मेहनत सेवादास, ये मेहनत है जो लक्ष्मी को मठ में लाता है ना। और प्यारू, ये डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। रौदी बूढ़ा, ये थर्ड जेंडर है जो दही बेचा करता था। रौदी बूढ़ा, इन पात्रों के नाम जरूर आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। लरसिंह दास, ये मठ में महंत बनना चाहता है। लरसिंह दास कौन है? मठ में महंत बनना चाहता है ना। उसे बड़ा वहां पर बहुत अच्छाइयां दिख रही थी। सुमृत दास, ये बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। सुमृत दास क्या कहते हैं? इसे बेतार की खबर के नाम से जाना जाता है। पार्वती की माँ, गांव वाले इसे डायन मानते हैं और हीरू इसकी हत्या कर देता है। पार्वती की माँ का लोग क्या, हीरू इसकी हत्या करता है, इसे डायन समझते हैं सब। चलित्र कर्मकार, ये क्रांतिकारी था, सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है, बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चलित्र कर्मकार, ये क्रांतिकारी है और सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है, बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चुन्नी गोसाई, ये स्वराज चाहने वाला है, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो जाता है चुन्नी गोसाई। प्रमुख उद्धरण की अगर यहाँ पर बात करें हम, प्रमुख उद्धरण इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, क्रूरता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। अपने उपन्यास के बारे में लेखक ने खुद ये जो कथन है वो कहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें आप लगाइए 3 स्टार, क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2-3 बार क्वेश्चन। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या कि लोहार की संडसी। ठीक है, अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में, क्योंकि वो पहली बात तो पकड़ नहीं पाता और जब पकड़ लेता है तो इतना कस के पकड़ता है कि वो छोड़ नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर एक बार छोड़ दिया तो दोबारा हाथ नहीं आना है। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचान लिया जाता है। ये सारे कथन है, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। पहला वाला इसका ज्यादा जरूरी है। जाति बहुत बड़ी चीज है, जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती है। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। भावुकता का दौरा भी क्या है? एक खतरनाक रोग है। तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोंपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी कविता ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कवि बन फूलों की ओर। तुम्हारे विद्यापति के गान अभी हमने पढ़ा था, अरे अपजस होइत जगत, ये जो गीत है वो विद्यापति का और वो इसमें गाया गया है। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता स्नेह बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के, आश्विन, आश्विन का महीना आप समझते होंगे, आश्विन कार्तिक के मलेरिया और काला जार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा हो जाती है। सरकारी उर्दी को, ये उर्दी लिखा हुआ है उसमें शायद ये वर्दी होगा। सरकारी वर्दी को रंग देने से जेल की सजा हो जाती है।
होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं है। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है, लीडर बने हैं कल के गीदड़ जोगी जी सर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे पूछा गया है क्वेश्चन। लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़ जोगी जी सर, है ना। ऐसे मतलब कुछ चढ़ाने वाली बात में बोलते हैं ना, वो ये पंक्तियां कही गई हैं। आगे, चरखा कातो खद्दड़ पहनो रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती बोल सुराजी बोली। चरखा कातो खद्दड़ पहनो रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती बोल सुराजी बोली। गावत गांधी राग मनोहर चरखा चलावे बाबू राजेंद्र गूंजल, भारत अमाई रे होरिया आई फिर से। ये पंक्तियां जरूर याद रख लेना। वीर जमाहिर शान हमारो जयप्रकाश जैसा भाई रे होरिया आई फिर से। ये जैसे चुनावों में होते हैं ना, मतलब वो शायरी सी बोली जाती है, वैसे इसमें बोला गया है। धरती माता अभी स्वर्णा अंचला है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। धरती माता अभी स्वर्ण अंचला है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पुरवैया हवा लहरें पैदा करती हैं। पुरवैया हवा बोलते हैं जो पूरब की तरफ से आती हैं। लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। लड़की की जात को बिना दवा दारू के ही क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। जो कमली थी वो बीमारी से पीड़ित थी। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है, मैं आग लगाना चाहता हूँ। ये किसका कथन है, तो ये सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि कालीचरण है। अगली क्वेश्चन है इसमें, रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिव जी की मूर्ति पर बेल पत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, रोज डिस्पेंसरी मतलब होता है ना कि जब महामारी फैलती है कोई या बहुत ज्यादा बीमारी फैलती है और डॉक्टर के यहाँ भीड़ लग जाती है, तो डॉक्टर शायद ऐसा लगता है कि वो यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनका तो ये धंधा है, उनका तो प्रोफेशन है, उनको तो वही वहीं से कमाई होती है। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। एक असहाय औरत जो होती है जिसके पास कोई सहारा नहीं है, वो देवताओं के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती है। अरे अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। ये पंक्तियां जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आप इनको 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना, जब अच्छे से याद होंगे। जात क्या है, जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। जात केवल दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। कोई भी अगर अच्छी चीजें आती है तो उसके साथ में उसकी बुराई कहीं ना कहीं पहले ही खोज ली जाती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने तो है बिजली का। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर, उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर, उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से मर जाना। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया गया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है, एक किनारा हिंदुस्तान और दूसरा किनारा पाकिस्तान। ये नागर नदी से यहाँ पर, ये हमारा नेक्स्ट उपन्यास है यहाँ पर, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको अच्छी लगी वो क्लास तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना।